नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीखो प्लस पर। साथियों, आज की क्लास भूगोल विषय पर होने वाली है और इस भूगोल विषय को हम हैंड रिटन नोट्स के द्वारा समझेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये नोट्स डिजाइन किए गए हैं। इन नोट्स के माध्यम से आप भूगोल को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और इन नोट्स का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब हम क्लास में बताने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। भूगोल एक परिचय। भूगोल जो है वो ग्रीक भाषा जियो प्लस ग्राफोस से लिया गया है। जियो माने होता है पृथ्वी और ग्राफोस माने होता है वर्णन या अध्ययन करना। तो पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। भूगोल जो है पृथ्वी का अध्ययन करना या पृथ्वी का वर्णन भूगोल कहलाता है। जियो माने होता है पृथ्वी, ग्राफोस माने अध्ययन करना, पृथ्वी का अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। आगे बात करेंगे पृथ्वी का वर्णन। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने स्थापित किया। इरेटोस्थनीज ने ही भूगोल के लिए सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देश। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देश। अब थोड़ा सा हम जियोग्राफी के बारे में अगर और थोड़ा डिटेल में चर्चा करें तो जियोग्राफी जियो प्लस ग्राफी। जियो माने पृथ्वी और ग्राफी माने अध्ययन। तो पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है। पृथ्वी का अध्ययन ज्योग्राफी कहलाता है। बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देश, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के प्रमुख देश में पहले नंबर पर आता है रूस। पहले नंबर पर क्या आएगा? रूस आ जाएगा। दूसरे नंबर पर कनाडा, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर चीन, पांचवें ब्राजील, छठे पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें नंबर पर हमारा प्यारा भारत देश आता है, जो विश्व का 2.4% क्षेत्रफल कवर करता है। विश्व का 2.4% क्षेत्रफल कवर करता है। गोलार्ध। अब बात करते हैं गोलार्ध की। हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर, गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है जैसे हमारी पृथ्वी है चपटी, ये हमारा क्या है? भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा में ये आपका ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध मतलब आधा गोला, और ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारा जो भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांश, बात करें अक्षांश की, लैटिट्यूड की, तो उत्तरी गोलार्ध हमारा भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतर में पूर्वी देशांतर में है। महाद्वीप, महाद्वीप, महाद्वीप में क्या हो जाएगा? एशिया, एशिया, एशिया में भी क्या हो जाएगा? दक्षिण एशिया। जो हमारा देश है वो कहाँ पर है? दक्षिण एशिया में है। भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान, बांग्लादेश। हमारा देश एशिया महाद्वीप में आता है। एशिया महाद्वीप में भी दक्षिण एशिया में आता है। दक्षिण एशिया में भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश होते हैं? कितने देश हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ये भारतीय उपमहाद्वीप के देश है, यानी कभी ना कभी ये भारत के हिस्से रहे हैं। आगे बात करते हैं। भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। भारत की अवस्थिति, भारत की स्थिति, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के 2.4% का स्थान घेरता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से या क्षेत्रफल के माध्यम से भारत विश्व के 2.4% एरिया को घेरता है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पर आता है।
भारत कितने स्थान पर आता है? 7वें स्थान पर। भारत का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। और अगर बात करें देशांतर की, तो देशांतर हो जाएगा आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। आगे बात करते हैं, भारत एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। भारत जो है वो एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। भारत एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। थोड़ी सी और बात करें भारत के बारे में, तो दोस्तों भारत की सबसे पुरानी जो पर्वतमाला है वो अरावली पर्वतमाला है, अरावली। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। दोस्तों और थोड़ी सी बात करते हैं दोस्तों, ये जो होता है हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी और प्रायद्वीपीय भारत। तो दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत वो होता है कि ऐसी भूमि जो तीनों ओर से जल से घिरी हो, ऐसी भूमि जो तीनों ओर से जल से घिरी हो, यानी कि भूमि का वह भाग जो जल के अंदर काफी तक घुसा हो तीनों ओर से, तो वो होती है प्रायद्वीप। और खाड़ी कहते हैं जिसमें जो है जल भूमि के अंदर घुस गया हो, यानी कि कहने का मतलब है कि ऐसा जल जो 3 ओर से पृथ्वी से घिरा हो, यानी कि खाड़ी जो है, खाड़ी जैसे ये बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में जो जल अंदर की तरफ को घुस रहा है। और प्रायद्वीप भारत, ये 9 प्रायद्वीप भारत ये जल में घुसा है अंदर, इस तरह से। तो प्रायद्वीप भारत और बंगाली खाड़ी में ये अंतर है, यानी खाड़ी और प्रायद्वीप। अब बात करते हैं, भारत एक चतुष्कोणीय आकृति वाला देश है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश इंद्राकोल मतलब सबसे उत्तरी पॉइंट क्या है? हमारा इंद्राकोल है, और वो कहाँ पर है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आगे बात करें अगर, तो इधर हमारा सबसे पश्चिम में लास्ट पॉइंट जो है, सबसे पश्चिम में, तो वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर गुहार मोती है गुजरात में। और सबसे पूर्वी बिंदु जो हो जाएगा वो जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर किबीथु कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पूर्वी बिंदु। सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें मेन भूमि पर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 3214 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व तक की 2933 किलोमीटर, ये भी आप रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें हम अगर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारा सबसे दक्षिणी पॉइंट है, ये मुख्य भूमिका नहीं है, यह हमारा सागर में पहुंच जाएगा। इंदिरा पॉइंट है, ये क्या है? इंदिरा पॉइंट। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान, सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान। सबसे बड़ा क्षेत्रफल राज्य भी है, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का राजस्थान है। सबसे बड़ी समुद्री सीमा गुजरात की है, सबसे बड़ी समुद्री सीमा गुजरात की। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु आता है। सबसे छोटी समुद्री सीमा गोवा की है, और ये सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे बात करें, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में लद्दाख हो जाएगा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में लद्दाख हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा व जनसंख्या, जो उत्तर प्रदेश है वो 8 राज्यों से क्या करता है? सीमा साझा करता है। वह सबसे बड़ी जनसंख्या के साथ भारत में नंबर 1 राज्य है जनसंख्या में। और जो इसका सोनभद्र जिला है, सोनभद्र जिला, वो लगता है कहाँ से, किस से इसकी सीमा लगती है? मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, झारखंड से लगती है, बिहार से लगती है। 4 राज्यों से इस जिले की सीमा लगती है, सोनभद्र जिले की सीमा। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम, और अधिकतम जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आगे बात करें,
सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नागालैंड की है। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नागालैंड की है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। सर्वाधिक लंबाई जो है मध्य प्रदेश में है कर्क रेखा की, और सबसे कम लंबाई राजस्थान में है कर्क रेखा की। अब ये गुजरती कहाँ से है देख लेंगे जरा। भारत के मध्य से गुजरती है बिल्कुल। भारत के कहने का मतलब है कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में विभाजित कर देती है। यहाँ से गुजरती है। पहला राज्य आ जाएगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा इन राज्यों से क्या होकर गुजरती है? क्या होकर गुजरती है? कर्क रेखा होकर इन राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बात करें भारत की मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहते हैं। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? मानक समय रेखा। आंधी में छाता ऊपर उड़ा। आंधी में छाता ऊपर उड़ा, ये ट्रिक है इसकी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। बात करें अब इसकी कहाँ कहाँ को जाएगी, ये देखो ध्यान से। उत्तर प्रदेश में ये नैनी, प्रयागराज, मिर्जापुर से निकल होकर गुजरती है। नैनी, प्रयागराज, मिर्जापुर से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश में। ये हमने आपको पहले बता दिया है। सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कोल लद्दाख में है। सबसे पश्चिमी पॉइंट गुहार मोटी गुजरात में। सबसे पूर्वी पॉइंट अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। और सबसे दक्षिणी पॉइंट मेन लैंड का तो हो जाएगा कन्याकुमारी, और वैसे इंदिरा पॉइंट हो जाएगा ग्रेट निकोबार में। मुख्य भूमिका कन्याकुमारी तमिलनाडु में, और वैसे क्या हो जाएगा सबसे दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर हो जाएगी। द्वीपों सहित देश की तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर। और भारत की कुल सीमा 22,716.6 किलोमीटर हो जाएगी। अब ये कैसे हो जाएगा? देखो, स्थलीय को और द्वीपों को जोड़ लेंगे तो ये देखो, आप इसमें जोड़ेंगे तो 15 है और 7 22,716 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? 22,716.6 किलोमीटर क्या हो जाएगा? भारत की कुल सीमा हो जाएगी। कुल सीमा की लंबाई हो जाएगी। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 7 देशों के साथ लगती है। नल्ला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, भूटान, नेपाल। ये कितने हो गए? 6। और एक बांग्लादेश हो जाएगा 7वां। सबसे ज्यादा बांग्लादेश की लगती है। बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ भारत की लगती है। 16 राज्य प्लस 2 यूटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के कौन से वो 2 यूटी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आगे बात करें पाकिस्तान के साथ लगने वाले राज्य। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। इसमें आपका ये हो जाएगा, 2 तो हो जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश, बाकी 3 राज्य हो जाएंगे। चीन के साथ सीमा लगने वाले राज्य। चीन के साथ सीमा लगने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। 4 और प्लस 1 5। 4 तो जाएंगे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जाएगा 1, तो टोटल 5 हो जाएंगे। पाकिस्तान के साथ कितने लगते हैं? 3 राज्य, 2 यूटी। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम।
बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य मेघालय, असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो 3 ओर से बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। बात करें आगे म्यांमार के साथ लगने वाले राज्य, म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य मात्र एक यूटी, कौन सी? लद्दाख। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा माहे, माहे केरल का, यनम आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का यनम, और माहे हो जाएगा केरल का। द्वीप भूमि का ऐसा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ होता है उसे द्वीप यानी कि आइसलैंड कहते हैं। प्रायद्वीप भूमि का ऐसा भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, 3 ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत के द्वीप अंडमान और निकोबार, बंगाल की खाड़ी, टोटल द्वीप हैं 572। रहने योग्य 38 द्वीप हैं, रहने योग्य 38 द्वीप हैं, टोटल 572 हो जाएंगे। लक्षद्वीप अरब सागर में पड़ता है। कुल द्वीपों की संख्या 36, रहने योग्य 10 द्वीप हैं। रहने योग्य कितने द्वीप हैं? 10। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान। अब देखो दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच क्या गुजरता है? दक्कन पास गुजरता है, दक्कन पास। और लघु अंडमान और कार निकोबार, लघु अंडमान और निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल है। अब जो हमारा थोड़ा सा इसमें समझेंगे और बेसिक्स जनरल नॉलेज को। बैरन द्वीप कहाँ पर पड़ता है? ये पड़ता है आपका यहाँ अंडमान निकोबार में। पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर, रोस द्वीप पे यहीं पर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसका नाम हो गया है। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, अब इसका नाम बदल के क्या कर दिया ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना है। पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या कर दिया गया है? हैवलॉक द्वीप का नाम कर दिया गया बदल के स्वराज द्वीप। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया है। आगे बात करें, ये लघु निकोबार हो जाएगा, ग्रेट निकोबार हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार अराकान योमा हिमालय का ही बंगाल की खाड़ी में विस्तार है। अराकान योमा जो पर्वतमाला है उसी का बंगाल की खाड़ी में विस्तार है। अराकान योमा जो है पर्वतमाला वो कहाँ चली जाती है? वो म्यांमार को होके चली जाती है, तो वही आपके आगे बंगाली खाड़ी में फैली हुई है। आगे बात करें भारत का दक्षिणतम बिंदु साउथस्ट पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक चोटी उत्तरी अंडमान पर स्थित है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। अंडमान और निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दक्षिण अंडमान पर स्थित है। दक्षिण अंडमान पर क्या स्थित है? अंडमान निकोबार की राजधानी। निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ग्रेट निकोबार पर स्थित है। नारकोंडम और बैरन दोनों ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार में अवस्थित हैं। नारकोंडम और बैरन दोनों ज्वालामुखी अंडमान और निकोबार में अवस्थित है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। व्हीलर द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसका नाम अब क्या कर दिया गया? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। यह भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। व्हीलर द्वीप जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप
यह भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यह मिसाइल परीक्षण के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ब्राह्मणी नदी के तट पर ओडिशा में व्हीलर द्वीप स्थित है। ब्राह्मणी नदी के तट पर ओडिशा राज्य में व्हीलर द्वीप यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप स्थित है। यहीं से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। न्यू मरे द्वीप या न्यू मोर द्वीप, यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित है। यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर स्थित है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित, भारत और बांग्लादेश के बीच ये क्या है? विवादित है। न्यू मरे द्वीप, न्यू मोर द्वीप या न्यू मरे द्वीप, ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है। मुहाना किसे कहते हैं? मुहाना कहते हैं जहां पर नदी आकर के अपना जल विसर्जित करती है। उद्गम कहते हैं, उद्गम स्थान कहते हैं जहां से कोई भी नदी अपना जल शुरुआत करती है, जब शुरुआत करती है अपने जल की लेकर के, वो कहते हैं उद्गम स्थान, जहां से नदी का उद्गम होता है यानी उत्पत्ति होती है। 2014 में भारत का अधिकार हो गया, परंतु वर्तमान में सागरीय तरंगों से नष्ट हो गया है। ये द्वीप जो है आपका, ये 2014 में इस पर भारत का अधिकार हो गया था, परंतु ये वर्तमान में जो है सागरीय तरंगों से नष्ट हो गया है। हुगली नदी के मुहाने पर ही दो द्वीप स्थित है। हुगली नदी के मुहाने पर ही दो द्वीप स्थित है, गंगा सागर द्वीप और न्यू मोर द्वीप। बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। यह मूंगा की चट्टानों से बना हुआ है। यह मूंगा की चट्टानों से बना हुआ है। 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 1956 में क्या आया था? 1956 में आया था राज्यों के गठन के लिए एक आयोग आया था, फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग, फजल अली आयोग। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन? लक्षद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है। यहाँ एटोल प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय द्वीप पर द्विवेही तथा मलयालम की मिश्रित भाषा महल बोली जाती है। महल बोली जाती है। यह केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। यह केरल उच्च न्यायालय के अधीन आता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के बीच या मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। खारियावेट, आलियावेट, विलिंगटन व एलिफेंटा द्वीप। खारियावेट, आलियावेट, विलिंगटन व एलिफेंटा द्वीप नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में आलियावेट द्वीप स्थित है। नर्मदा नदी के मुहाने पर खंबात की खाड़ी में आलियावेट द्वीप स्थित है। यहाँ पर पेट्रोलियम के समृद्ध भंडार हैं। यहाँ पर पेट्रोलियम के क्या हैं? समृद्ध भंडार हैं। मुंबई की स्थिति द्वीपीय है। मुंबई एक द्वीपीय स्थिति वाला क्या है? स्थान है। यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई शहर जो बसा है वो सालसेट द्वीप पर बसा है। इसी से अलग हुआ अरब सागर में एक द्वीप है जिसे एलिफेंटा द्वीप कहते हैं। जिसे एलिफेंटा द्वीप कहते हैं। श्रीहरिकोटा व पंबन द्वीप। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यहाँ से अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जाते हैं। यहाँ से अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जाते हैं। सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं यहाँ से, श्रीहरिकोटा द्वीप से। इसका नाम सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। पंबन द्वीप तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप जो है तमिलनाडु व श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी में स्थित है।
इसी पर रामेश्वरम स्थित होने के कारण इसे रामेश्वरम द्वीप कहा जाता है। प्रादेशिक समुद्री सीमा, प्रादेशिक समुद्री सीमा, मुख्य भूमि जैसा अधिकार, मुख्य भूमि जैसा अधिकार, जैसा हमारा भूमि पे अधिकार होता है वैसे ही हमारा क्या होता है, समुद्र में भी अधिकार होता है। कैसे होता है जरा समझेंगे ध्यान से इसको। 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील की लंबाई को हम प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। 1 नॉटिकल मील में 1.8 किलोमीटर होते हैं। 1 नॉटिकल मील 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। संलग्न क्षेत्र, साफ सफाई टैक्स दंड, साफ सफाई टैक्स दंड, यानी कहने का मतलब है यहाँ तक की साफ सफाई और टैक्स, इस पर टैक्स वसूलने और दंड देने का अधिकार होता है। कहाँ तक? 24 नॉटिकल मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, आइस, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। द्वीप परीक्षण, द्वीप परीक्षण, द्वीप का परीक्षण अगर हमें करना होगा तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो होता है वो 200 नॉटिकल मील की दूरी तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। आगे बात करते हैं नदी तंत्र, नदी तंत्र, रिवर सिस्टम, नदी तंत्र, रिवर सिस्टम। पहले बात करें हम सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र विश्व के विशालतम नदी तंत्रों में से एक है, जिसकी सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है, जिसकी सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी है। इस नदी तंत्र के अंतर्गत सिंधु और इसकी सहायक नदियां आती हैं। सिंधु की नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये 5 नदी, 5 नदी कौन कौन सी है? ये पांचों नदी पंजाब में बहती है, इसलिए 5 नदियों का, 5 नदियों की भूमि पंजाब को कहा जाता है। झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास, ये सारी की सारी 5 नदियां पंजाब में बहती हैं। सिंधु नदी तंत्र हिमालय से निकलने वाली नदियों में से एक है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी की टोटल लंबाई 2880 किलोमीटर है। 5 नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। उद्गम स्थान कैलाश पर्वत श्रृंखला में मानसरोवर झील से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। साधुओं का क्या करना चाहिए? मान सम्मान, साधुओं का मान सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील। भारत में दमचौक से प्रवेश करती है, भारत में दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लास से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है और चिल्लास से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। सिंधु नदी पाकिस्तान के मिठानकोट में पंचनद, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास का जल प्राप्त करती है। यानी पंचनद कहाँ बनाती है? 5 नदियां कहाँ मिलती है सिंधु से जाके? वो मिलती हैं कहाँ? मिठानकोट में, पाकिस्तान के मिठानकोट में जाकर के मिलती है। बात करेंगे झेलम की। झेलम नदी, झेलम नदी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। तो झेलम का जो उद्गम हुआ है वो शेषनाग झील से या वेरीनाग झील से हुआ है। शेषनाग से कोई पंगा नहीं लेता, क्योंकि शेषनाग में इतना विष होता है कि उसको कोई झेल नहीं पाता। तो झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। ठीक से मैंने आपको याद करवा दिया। लंबाई जाए 725 किलोमीटर। झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर। यह पीर पंजाल श्रेणी के पास स्थित वेरीनाग झील से निकलती है, वेरीनाग झील से निकलती है। यह वूलर झील से होकर गुजरती है और पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। यह वूलर झील से होकर गुजरती है और पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी, चेनाब नदी, चुनाव आते ही बड़ा बड़ा लालच दिया जाता है, चुनाव आते ही जनता को बड़ा बड़ा लालच दिया जाता है। तो चेनाब नदी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इसका उद्गम स्थान बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश का उद्गम स्थान बाड़ा लाचा दर्रा। यह नदी चंद्र और भागा दो नदियों के हिमाचल प्रदेश में ताड़ी नामक स्थान पर मिलने से बनती है। जो आपकी चेनाब नदी है वो चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से बनती है, दो नदियों के मिलने से बनती है।
यह नदी चंद्र और भागा दो नदियों के मिलने से हिमाचल प्रदेश में ताड़ी नामक स्थान पर मिलने से बनती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 1800 किलोमीटर हो जाएगी। इसकी कुल लंबाई 1800 किलोमीटर हो जाएगी। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये क्लास आपके रिवीजन के लिए, रिवीजन के हिसाब से बड़ी इम्पोर्टेंट है, और रिवीजन के हिसाब से ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, और ऐसी क्लास आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी रिवीजन के हिसाब से। शॉर्ट टाइम में बहुत इम्पोर्टेंट आपका रिवीजन हो जाएगा। तो क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह हम रिवीजन करेंगे इसको। बहुत लंबा पीडीएफ है, कम से कम 200 पेज का, तो इसी तरह से आपको हम समझाते हुए चलेंगे। तो इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम सक्सेस पर आपको मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जय हिंद, जय भारत।